नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है जीवन साथी। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम गहरा रही थी, सर्दी बढ़ रही थी, पर साकेत बाहर कुर्सी पर बैठे शून्य में ताक रहे थे। सूरज डूबने को था। डूबते सूरज की रक्तिम आभा और बादलों के टुकड़े आकाश में तैर रहे थे। उनकी स्मृति में भी अच्छी बुरी यादों के टुकड़े कुछ इसी प्रकार तैर रहे थे। 2 दिन पहले ही वे रिटायर हुए थे। 35 सालों की आपाधापी और भाग दौड़ के बाद का आराम या विराम पता नहीं, पर अब आगे क्या, यही विचार मन को मथ रहा था। विदाई समारोह के बाद घर आते हुए वे यही सोच रहे थे, जीवन की धारा अब रास्ता बदलकर जिस रास्ते पर बहने वाली थी उसमें वे अकेले कैसे तैरेंगे। साहब, सर्दी बढ़ रही है, अंदर चलिए, रामू कह रहा था। हाँ चलो, कहते हुए वे उठ खड़े हुए। इस वर्ष सर्दी बहुत पड़ रही है साहब, रामू कुर्सी उठाकर उनके साथ चलते हुए बोला। ओस भी बहुत पड़ती है, सुबह सब भीगा भीगा रहता है, जैसे कि रात भर बारिश हुई हो, रामू कहता जा रहा था। साकेत अंदर आ गए। रामू उनके अकेलेपन का साथी था। अकेलेपन का दुख उन्हें मिला था, पर भुगता रामू ने भी था। खाली घर में रामू कई बार अकेला ही बातें करता रहता। उनकी आवश्यकता से अधिक चुप रहने की आदत थी। उनकी तरफ से कोई बात न होती देखकर वह बड़बड़ाता हुआ स्वयं ही खिसियाकर चुप हो जाता। जानकी खिसियाकर चुप नहीं होती थी, बल्कि झल्ला जाती थी। मैं क्या दीवारों से बातें कर रही हूँ? हाँ हूँ, हाँ हूँ। चेहरे पर कोई भाव ही नहीं रहते तुम्हारे। किससे बातें करूं? कहकर कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उनकी चुप रहने की आदत जानकी को ऐसा परेशान करती कि वह दुखी हो जाती। उनकी संवेदनहीनता ठंडक बर्फ की तरह उनके व्यक्तित्व को झुलसा रही थी। नाराजगी में तो साकेत और भी अभेद्य हो जाते थे। साकेत जी ने कमरे में आकर टीवी चला दिया। तभी रामू गरम गरम सूप लेकर आ गया। साहब, सूप पी लीजिए। वे सूप पीने लगे। रामू वहीं जमीन पर बैठ गया। फिर बड़ी हिम्मत करते हुए बोला, साहब, घर वाले बहुत बुला रहे हैं, कहते हैं अब घर आकर आराम करो, बहुत कर लिया काम धाम। दोनों बेटे भी कमाने लगे हैं, अब जरूरत नहीं है काम करने की। साकेत कुछ बोल न पाए। छन्न से दिल के अंदर कुछ टूट कर बिखर गया। रामू का भी कोई है जो उसे बुला रहा है। 2 बेटे हैं जो उसे आराम देना चाहते हैं। उसके बुढ़ापे की और अशक्त होती उम्र की फिक्र उन्हें है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी यह सुख उनके नसीब में नहीं है। रामू के बिना रहने की वे कल्पना भी नहीं कर पाते। अकेले में इस घर की दीवारों से भी उन्हें डर लगता है, जैसे अकेले में बहुत सारी यादें सताती हैं। सारा दिन आप व्यस्त रहते हैं, रात को भी देर से आते हैं, मैं सारा दिन अकेले घर में बोर हो जाती हूँ, जानकी कहती थी। तो और औरतें क्या करती हैं? बोर होना तो एक बहाना भर होता है काम से भागने का। घर में 100 काम होते हैं करने को, पर घर के काम में कितना मन लगाऊं? घर के काम तो मैं कर ही लेती हूँ। आप कहो तो बच्चों के स्कूल में एप्लीकेशन दे दूँ नौकरी के लिए। कुछ घंटों की तो बात होती है, दोपहर में बच्चों के साथ घर आ जाया करूंगी। जानकी ने अनुनय किया। कोई जरूरत नहीं है, कोई कमी है तुम्हें? अपना निर्णय सुनाकर जो साकेत जी एक बार चुप हुए तो कुछ नहीं बोले। फिर जानकी भी चुप हो गई। जबरदस्ती भी करे तो किसके साथ, और मनाए भी तो किसको? नोवेल्टी में अच्छी पिक्चर लगी है, चलिए ना किसी दिन जाकर देखा है। कभी तो नहीं जाते हैं हम। अरे मुझे टाइम नहीं है, और वैसे भी 3 घंटे हॉल में मैं बैठा नहीं रह सकता। तो फिर आप कहे तो मैं अपनी किसी सहेली के साथ हुआ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है भीड़ में जाने की। सीडी लाकर घर पर देख लो। अरे सीडी में हॉल जैसा मजा कहाँ आता है। लेकिन उनके आगे जानकी की कुछ ना चली। जानकी कभी कभी उनके व्यवहार से त्रस्त हो जाती। उसे भी खुश रहने की इच्छा होती थी। आखिर एक दिन वो बोली, थोड़े दिन पूना हो माँ के पास, भैया भाभी भी आए हुए हैं आजकल, मुलाकात हो जाएगी। कैसे जाओगी इस समय? साकेत आश्चर्य से बोले। और किसके साथ जाओगी? अरे अकेले जाने में क्या हुआ, 2 बच्चों के साथ।
सभी जाती हैं, जो जाती है उन्हें जाने दो, पर मैं तुम लोगों को अकेले नहीं भेज सकता। फिर जानकी ने लाखों तर्क दिए, पर उनके मुंह पर जैसे टेप लग गया। ऐसी अनेक बातों से शायद जानकी का अंतर्मन विरोध करता होगा। पहली बार विरोध की चिंगारी कब सुलगी और कब भड़की, याद नहीं पड़ता साकेत को। साहब, खाना लगा दो, रामू कह रहा था। भूख नहीं है रामू, अभी तो सूप पिया है। थोड़ा सा खा लीजिए साहब, आप रात का खाना अक्सर छोड़ने लगे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहीं ला दे। साकेत बाथरूम जाकर हाथ धोकर आकर बैठ गए। इस एक रस दिनचर्या से वे 2 ही दिन में घबरा गए थे, तो जानकी कैसे बिताती होगी पूरी जिंदगी। वे बिल्कुल भी शौकीन तबीयत के नहीं थे। ना तो उन्हें संगीत का शौक था, ना किताबें पढ़ने का, ना पिक्चरों का, ना घूमने का, ना बातें करने का। जानकी की जीवंतता साकेत की निर्जीवता से अक्सर घबरा जाती। कई बार चिढ़कर वह कहती, ठूंठ के साथ आखिर कैसे जिंदगी बिताई जा सकती है। काश तभी संभाल लिया होता सब कुछ। जानकी के जीवन में स्पंदन था, भावनाएं थी, संवेदनाएं थी। और वे, जानकी कहती, आपको सिर्फ अपने आप से प्यार है। मैं और बच्चे तो आपके लिए जीवन यापन करने के यंत्र भर हैं। जानकी उनमें एक साथी को तलाश थी, जो उसे मिल ना पाता। उसके व्यक्तित्व की सारी संवेदनाएं जैसे मन महसूस कर रह जाती। धीरे धीरे जानकी अकेलेपन की शिकार हो रही थी, अवसाद से घिरती जा रही थी। और अपने अड़ियल स्वभाव की वजह से साकेत कभी समझ ही न पाए, या उन्होंने समझना ही नहीं चाहा। साहब, खाना। रामू प्लेट लिए खड़ा था। उसके हाथ से प्लेट लेकर वे चुपचाप खाने लगे। पहले वे चुपचाप रहते थे, अब बोलना भी चाहते हैं तो किसके साथ। रामू भी अपनी थाली लेकर वहीं जमीन पर बैठ गया। आपने कुछ बताया नहीं साहब, मेरे घर वाले अब मुझे बुला रहे हैं। रामू ने दोबारा अपनी बात छेड़ी। अभी कुछ दिन रुको रामू, अभी तो मुझे रिटायर हुए 2 ही दिन हुए हैं, फिर बताऊंगा, कहकर वे चुप हो गए। रामू जानता था कि उनके कुछ दिन की कोई सीमा नहीं थी, और साकेत सोच रहे थे कि रामू दूर रहकर भी अपने परिवार के दिल के करीब है, क्योंकि उन्हें पता है कि वह यदि दूर है तो उन्हें सुख और खुशियां देने के लिए। लेकिन अपने परिवार के साथ रहने पर भी, सारी भौतिक सुख सुविधाएं देने पर भी साकेत उनके दिल के करीब नहीं रह पाए, अपने परिवार से दूर ही रहे। जानकी गुनगुनाना चाहती थी, जीवन को भरपूर जीना चाहती थी, हिरणी जैसी कुलांचे मारना चाहती थी, मतलब जीवन के हर सुख को आत्मसात करना चाहती थी। पर जानकी की जीवंतता को नियंत्रित कर साकेत को लगता कि उन्होंने उस पर शासन कर लिया। पर वे सिर्फ जानकी के शरीर पर ही तो शासन कर पाए, हृदय पर नहीं। हृदय से तो वे धीरे धीरे उससे दूर ही होने लगे थे, इतनी दूर कि उस दूरी को फिर वे चाह कर भी नहीं पाट पाए। जानकी के जाने के बाद जाना था उन्होंने कि वैवाहिक जीवन के विघटन के कारण कभी भी बहुत बड़े नहीं होते। दोनों में से जब किसी एक का व्यक्तित्व अंदर ही अंदर दम तोड़ने लगता है, तो वैवाहिक जीवन का विघटन शुरू हो जाता है। किसी एक का हर वक्त नकारा जाना उस अधिकार सूत्र को तोड़ देता है, जो दोनों को एक दूसरे से बांधता है। साकेत जी ने प्लेट नीचे रख दी। अब नहीं खाया जा रहा है रामू, पेट सूप से भर गया है। वे क्या बताएं रामू को कि पेट तो यादों से ही भर जाता है, वही यादें जो अकेले में डराती है और साथ में रुलाती भी है। अचानक आंखों के सामने बदली सी छा गई। उन्होंने आंखों को हाथ से पोंछ लिया। अनायास ही आंखें गीली हो गई। भरा पूरा परिवार, 2 जुड़वा बेटे और पत्नी होते हुए भी वे आज बैरागी सा जीवन जी रहे थे। टीवी बंद करके वे बिस्तर पर लेट गए। नीरव रात्रि में कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने का स्पष्ट स्वर सुनाई दे रहा था। वैसे भी जब अपने अंदर भयानक सन्नाटा हो, तो बाहर की थोड़ी सी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है। बेटे 12वीं करके इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर पढ़ने चले गए। इतने दिनों तक बच्चों की जिम्मेदारियों ने ही जानकी को बांधे रखा था, लेकिन बच्चों के जाने के बाद वह अवसाद की शिकार हो गई। साकेत सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसका साथ देने के बजाय उसे उपदेश देने लग जाते। उपदेश देने के लिए उनकी जुबान जरूर हिलती थी। जानकी का मन करता कोई तो साथी हो, जिससे अपने दिल की बातें कर सके। अब बच्चों के साथ की व्यस्तता खत्म हो चुकी थी।
जो थोड़ा बहुत वार्तालाप उनकी वजह से हो जाता था, अब वो भी समाप्त हो गया। क्या करूं सारा दिन, कितना पढूं, कितना टीवी देखूं, अकेले मन नहीं लगता, ये कहकर जानकी एक दिन रोने लगी। तुम्हारा मन लगाने के लिए मैं क्या करूं? क्या नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊं? उसके रोने से साकेत चिढ़ गए। यह मैंने कब कहा? आप कहे तो घर से बुटीक का काम करना शुरू कर दो, व्यस्त भी रहूंगी और थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाया करेगा। बस अब यही करने को रह गया है, घर को दुकान बना दो। कोई जरूरत नहीं है। साकेत फिर अभेद हो गए। साकेत की चुप्पी से परेशान होकर जानकी की नाराजगी थोड़े दिनों में अपने आप ही दूर हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। नाराज होकर उसने दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया। साकेत ने कोई तवज्जो नहीं दी। वैसे भी पत्नी को मनाना उनके लिए सबसे निकृष्ट कार्य था। पत्नी को क्यों मनाया जाए? जैसे खुद रूठी है वैसे ही खुद मान भी जाएगी। उन्होंने तो कभी बच्चों को भी डांट कर प्यार नहीं किया। पता नहीं कैसा अनोखा स्वभाव था उनका। उन दोनों के अलग अलग सोते हुए एक हफ्ता गुजर गया। काश तभी चेत जाते। जानकी की नाराजगी कभी इतनी लंबी नहीं खींची थी। एक दिन वे सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे कि जानकी उनके सामने आ खड़ी हुई। अब मुझसे यहाँ न रहा जाएगा, मैं जा रही हूँ। उन्होंने चौंक कर जानकी की तरफ देखा। एक हफ्ते बाद सीधे सीधे जानकी का चेहरा देखा था उन्होंने। एक हफ्ते में जैसे उसकी उम्र 7 साल बढ़ गई थी। रोते रोते आंखें लाल और चारों तरफ काले स्याह घेरे। क्या कह रही हो तुम? जानकी छोटी सी बात को तूल दे रही हो तुम? उसकी ऐसी शक्ल देखकर वे थोड़ा पसीज गए थे। सब ठीक हो जाएगा। वे धीरे से उसके कंधों को पकड़कर बोले। क्या ठीक हो जाएगा? उसने हाथ झटक दिए थे। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। घर में रखे सामान की तरह आपकी बंदिशें किसी समय मेरी जान ले लेंगी। मेरे तन के साथ साथ मेरे मन मस्तिष्क पर भी बंदिशें लगा दी आपने। मैं आपसे अलग कहीं जाना तो दूर की बात है, आपसे अलग सोच तक भी नहीं सकती। लेकिन अब मुझसे नहीं हो पाएगा। अब क्या करना चाहती हो तुम? वे व्यंग से बोले। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, आज ही। अपना घर संभालो। आप जब ऑफिस से आओगे तो मैं नहीं मिलूंगी। तुम्हें जो करना हो कर लिया करना। तुम्हें जो करना है करो। जब सोच लिया तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? कहकर साकेत दंदनाते हुए ऑफिस चले गए थे। हमेशा की तरह जानते थे कि जानकी ऐसा कभी कर नहीं सकती। इतनी हिम्मत थी ही नहीं उसमें कि वह इतना बड़ा कदम उठा ले। लेकिन अपनी पत्नी को शायद वे पूरी तरह जानते नहीं थे। उस दिन उनकी सोच गलत साबित हुई। बिना स्पंदन व जीवंतता के रिश्ते आखिर कब तक टिकते? जब वे ऑफिस से लौटे तो जानकी जा चुकी थी। घर में सिर्फ रामू था। जानकी कहाँ है? उन्होंने पूछा। मालकिन तो चली गई साहब, कह रही थी पुणे जा रही हूँ, हमेशा के लिए। वे भौंचक के रह गए। ऐसा क्या हुआ साहब? मालकिन क्यों चली गई? कुछ नहीं रामू। क्या समझाते उसको? वे थोड़े दिन उसके लौट आने का इंतजार करते रहे। फिर फोन करने की कोशिश की। जानकी ने फोन नहीं उठाया। मिलने की कोशिश की। जानकी ने मिलने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की दरार बढ़ती चली गई। खाई बन गई। दोनों दो किनारों पर खड़े रह गए। मनाने की उनकी आदत नहीं थी जो मना लाते। नौकरी की व्यस्तता में एक के बाद एक दिन व्यतीत होता रहा। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, जानकी लौट आएगी, यह उम्मीद धीरे धीरे धुंधली पड़ती गई। उस समय जानकी की उम्र 41 साल थी और वे 45 के थे। तब से एकाकी जीवन, नौकरी और रामू के सहारे काट दिया उन्होंने। बच्चों के भविष्य की चिंता ने जानकी को किसी तरह बांध रखा था उनसे। उनके करियर का रास्ता पकड़ने के बाद वह नहीं रुक पाई। इतना मजबूत नहीं था शायद उनका और जानकी का रिश्ता। जानकी को रोकने में उनका अहम आड़े आया था। लेकिन रामू को उन्होंने घर से कभी जाने नहीं दिया। उसके गांव में परिवार था, पर वह मुश्किल से ही गांव जा पाता। उनके साथ रामू ने भी अपनी जिंदगी तन्हा बिता दी थी। बच्चों ने अपनी उम्र के अनुसार जानकी को बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, पर जानकी पर बच्चों के कहने का कोई भी असर नहीं पड़ा। इतने बड़े भी नहीं थे कि कुछ ठोस कदम उठा पाते। थक हार कर वे दोनों ही चुप हो गए। कुछ छुट्टियां माँ के पास, कुछ छुट्टियां पिता के पास बिता कर वापस चले जाते। जानकी के माता पिता ने भी शुरू में काफी समझाया उसको, लेकिन जानकी तो जैसे पत्थर सी हो चुकी थी, कुछ भी सुनने को तैयार न थी। हार कर उन्होंने घर का एक कमरा, किचन, उसे रहने के लिए दे दिया।
कुछ पैसा उसके नाम बैंक में जमा कर दिया। बच्चों का खर्चा तो बच्चों के पिता उठा ही रहे थे। बेटों की इंजीनियरिंग पूरी हो गई तो वे नौकरियों पर आ गए। आजकल एक बेटा मुंबई में तो एक जयपुर में कार्यरत है। बेटों की नौकरी लगने पर वे जबरदस्ती माँ को अपने साथ ले गए। साकेत कई बार सोचते, जान के उनके साथ अकेलापन महसूस करती थी तो क्या अब नहीं करती होगी। ऐसा तो नहीं था कि उन्हें पत्नी या बच्चों से प्यार नहीं था, पर चुप रहना या शौक विहीन होना उनका स्वभाव था। अपना प्यार वे शब्दों से या स्वभाव हाव भाव से ज्यादा व्यक्त नहीं कर पाते थे। लेकिन वे संवेदनहीन तो नहीं थे। प्यार तो अपने परिवार से वे भी करते थे। उनके दुख से चोट तो उनको भी लगती थी। जानकी के अलग चले जाने पर भी उनके सुख दुख की चिंता तो उन्हें तब भी सताती थी। दोनों बेटों ने प्रेम विवाह किए। दोनों के विवाह एक ही दिन जानकी के मायके में ही संपन्न हुए। हालांकि बच्चों ने उनके पास आकर उन्हें सब कुछ बताकर, उनकी राय मानकर उन्हें पूरी इज्जत बख्शी थी, पर उनके पास हाँ बोलने के सिवा चारा भी क्या था। बिना माँ के वे अपने पास से बच्चों का विवाह करते भी तो कैसे। उन्होंने शहर से हामी भर दी। जो भी उनसे आर्थिक मदद बन पड़े उन्होंने बच्चों की शादी में की, और 2 दिन के लिए जाकर शादी में परायों की तरह शरीक हो गए। तब से जानकी बच्चों के साथ रहने लगी थी। उसकी तरफ से कुछ निश्चिंत हो गए वे। बेटों ने उन्हें भी कई बार अपने पास बुलाया, पर पता नहीं उनके कदम कभी क्यों नहीं बढ़ पाए। उन्हें हमेशा लगा कि यदि उन्होंने बच्चों के पास जाना शुरू कर दिया तो कहीं जानकी वहां से भी चली न जाए। वे उसे फिर से इस उम्र में घर से बेघर नहीं करना चाहते थे। बच्चे शुरू शुरू में कभी कभार उनके पास आ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वे भी अपने परिवार में व्यस्त होते गए। वैसे भी माँ ही तो सेतु होती है बच्चों को बांधने के लिए। वह तो उन्हीं के पास थी। साकेत सोचते, उनके स्वभाव में यदि निर्जीवता थी तो जानकी तो जैसे पत्थर हो गई थी। क्या कभी जानकी को इतने सालों के साथ उनका संसर्ग स्पर्श नहीं याद आता होगा। ऐसी अनेक बातें सोचते सोचते जाने कब नींद ने उन्हें आ घेरा। अतीत में भटकते साकेत जी को बहुत देर से नींद आई थी। सुबह उठे तो सिर बहुत भारी था। नित्य कर्मों से निपट कर वह बाहर बैठ गए। रामू वही नाश्ता दे गया। साहब, रामू झिझकता हुआ सा बोला, एक बार मालकिन को मना लाने की कोशिश तो कीजिए। हम भी कब तक रहेंगे यहाँ। अपने बाल बच्चों के परिवार के पास जाना चाहते। आप कैसे अकेले रहेंगे। अगर हो सके तो आप ही मालकिन के पास चले जाइए। उन्होंने चौंक कर रामू का चेहरा देखा। इस बार रामू रुकने वाला नहीं था। वह जाने के लिए कटिबद्ध है। देर सवेर वो अवश्य चला जाएगा। कैसे और किसके सहारे काटेंगे वे अब बाकी की जिंदगी। एक विराट प्रश्न उनके सामने जैसे सलीब पर टंगा था। सामने मरुस्थल की सी शून्यता थी, जिसमें दूर दूर तक छांव का नामो निशान नहीं था। आखिर ऐसी मरुस्थल सी जिंदगी में वे प्यासे कब तक और कहाँ तक भटकेंगे अकेले। 2 दिन इसी सोच में डूबे रहे। दिल कहता था कि जानकी को मना लाए, पर कदम थे कि उठने से पहले ही थम जाते थे। क्या करे और क्या ना करे, इसी उहापोह में अगले कई दिन बीत गए। सोचते रहते, क्या उन्हें जानकी को मनाने जाना चाहिए। क्या एक बार फिर प्रयत्न करना चाहिए। अपने अहम को दरकिनार करके इतने वर्षों के बाद जाते भी हैं, और अगर जानकी ना माने तो क्या मुंह लेकर वापस आएंगे। वो किससे कहें अपने दिल की बात और किससे मांगे सलाह। रामू उनके जीवन में कौंधा था, और किसी से तो उनका अधिक संपर्क रहा नहीं। वैसे भी और किसी से कहेंगे तो वह उनकी बात पर हंसेगा कि अब याद आई। आखिर रामू से पूछी बैठे एक दिन, रामू, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे एक बार उन्हें मना लाने की कोशिश करना चाहिए। उनके स्वर में काफी बेचारगी थी, अपने स्वाभिमान के सिंहासन से नीचे उतरने की। रामू चौंक गया। उनका इस कदर लाचार स्वर सुनकर उनकी कुर्सी के पास बैठता हुआ वह बोला, दोबारा मत सोचिए साहब। कुछ बातें दिमाग से नहीं, दिल की सुनकर करनी पड़ती हैं। मालकिन आ जाएंगी तो यह घर फिर से खुशियों से भर जाएगा। माना की कोशिश करने में आपने बहुत देर कर दी, पर आपके दिमाग पर यह बोझ तो नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की थी। बाकी सब नियति पर छोड़ दीजिए। रामी की बातों में दम था। वे सोचने लगे, आखिर एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। जो भी होगा देखा जाएगा। उन्होंने खुद को समझाया, खुद को तैयार किया, अपना छोटा सा बैग उठाया और जयपुर के लिए चल दिए।
आजकल जानकी जयपुर में थी। रामू बहुत खुश था। एक तो वह उनका भला चाहता था, दूसरा वह भी अपने परिवार के पास लौट जाना चाहता था। दिल्ली से जयपुर तक का सफर जैसे 7 समंदर पार का सफर महसूस हो रहा था। जयपुर पहुंचकर अपना छोटा सा बैग उठाकर वे सीधे घर पर पहुंच गए। अपने आने की खबर भी उन्होंने इस डर से नहीं दी थी कि कहीं जानकी घर से कहीं चली न जाए। दिल में अजीब सी दुविधा थी, पैरों की शक्ति जैसे निचुड़ रही थी। वर्षों बाद अपने ही बेटे के घर में अपनी ही पत्नी से साक्षात्कार होते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी जिंदगी की कितनी कठिन घड़ियों से गुजर रहे हो। धड़कते दिल से उन्होंने घंटी बजा दी। उन्हें पता था इस समय बेटा ऑफिस में होगा और बच्चे स्कूल। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। बहू ने उनको बहुत समय बाद देखा था, इसलिए एकाएक पहचान का चिन्ह न उभरा उसके चेहरे पर। फिर पहचान कर चौंक गई। पापा, आप ऐसे अचानक? वो पैर छूते हुए बोली, आइए, और उसने पूरा दरवाजा खोल दिया। वे अंदर आकर बैठ गए। अचानक कैसे आ गए? आने की कोई खबर भी नहीं दी पापा आपने? बहू का आश्चर्य अभी भी कम न हो रहा था। उन्हें एकाएक कोई जवाब नहीं सूझा। जरा पानी पिला दो बेटी, और एक कप चाय भी। जी पापा जी, अभी लाती हूँ। बहू चली गई। उन्हें लगा अंदर का पर्दा कुछ हिला, शायद जानकी रही होगी, पर जानकी बाहर नहीं आई। वे निरर्थक उम्मीद में उस दिशा की तरफ ताकते रहे। तब तक बहू चाय लेकर आ गई। जानकी कहाँ है? चाय का घूंट भरते हुए वे धीरे से पूछने लगे। अंदर है। बहू भी उतने ही धीरे से बोलकर अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद बहू बाहर आई। पापा, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, फिर बंटी को स्कूल से लेती हुई आऊंगी। फिर अंदर की तरफ नजर डालती हुई बोली, आप तब तक आराम कीजिए। लंच पर दीप भी घर आती है, कहकर वो चली गई। वे जानते थे बहू जानबूझकर इस समय चली गई बाहर, लेकिन अब वे क्या करें? जानकी तो बाहर ही नहीं आ रही थी। बात भी करे तो कैसे? इतने वर्षों बाद अकेले घर में उनका दिल जानकी की उपस्थिति में अजीब से कौतूहल से धड़क रहा था। थोड़ी देर वे वैसे ही बैठे रहे, अपनी घबराहट पर काबू पाने का प्रयत्न करते रहे। फिर धीरे से उठे और अंदर चले गए। अंदर एक कमरे में जानकी चुपचाप खिड़की के सामने बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। जानकी! उसे ऐसे बैठे देखकर उन्होंने धीरे से पुकारा। आवाज सुनकर जानकी ने पलटकर देखा। इतने वर्षों बाद साकेत को अपने सामने देखकर वह जैसे जड़ हो गई। समय जैसे पल भर के लिए स्थिर हो गया। आंखों में प्रश्न टंगा हुआ था। क्या करने आए हो अब आप? वो प्रत्यक्ष बोली। हाँ जानकी, मैं इतने वर्षों बाद। उसे देखकर वे एकाएक कातर हो गए थे। तुम्हें लेने आया हूँ, वे बिना किसी भूमिका के बोले। वापस चलो। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं समझ नहीं पाया तुम्हें, तुम्हारी परेशानियों को, तुम्हारे अंतर्द्वंद को। जानकी अपलक उन्हें निहारती रह गई। शब्द मानो चूक गए थे। बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ से शुरू करूं। किसी तरह खुद को संयत किया। थोड़ी देर बाद बोली, इतने वर्षों बाद गलती महसूस हुई आपको? जब खुद को जरूरत हुई पत्नी की? लेकिन जब तक पत्नी को जरूरत थी, आखिर में सही थी ना कि आपने हमेशा खुद से प्यार किया? लेकिन मेरे अंदर अब आपके लिए कुछ नहीं बचा। अब मेरे दिल को किसी साथी की तलाश नहीं है। जिन भावनाओं को, जिन संवेदनाओं को जीने की इतनी चाहत थी मेरे अंदर, वह सब तो कब की मर चुकी है। फिर अब क्यों आऊँ आपके साथ? बाकी के जीवन जीने के लिए साधन बनकर मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है। मैं अब नहीं आऊंगी। नहीं जानकी। साकेत ने आगे बढ़कर जानकी की दोनों हथेलियां अपने हाथों में थाम ली। ऐसा मत कहो। साथी की तलाश कभी खत्म नहीं होती। हर उम्र, हर मोड़ पर साथी के लिए मन तरसता रहता है, तन तरसता रहता है। पशु पक्षी भी अपने लिए साथी ढूंढते हैं। यही प्रकृति का नियम है। मुझसे गलती हुई है, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, पूरे दिल से। इस बार तुम नहीं, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। इस बार तुम मेरे साँचे में नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे साँचे में ढलूंगा। संवेदनाएं और भावनाएं कभी मरती नहीं है जानकी, बल्कि हमारी गलतियों और उपेक्षाओं से सुप्त अवस्था में चली जाती है। उन्हें तो बस जगाने की जरूरत है। अपने हृदय से पूछो, क्या तुम सचमुच मेरा साथ नहीं चाहती? सचमुच चाहती हो कि मैं चला जाऊं? जानकी चुपचाप डबडबाई आंखों से उन्हें देखती रह गई। कितने बदल गए थे साकेत। समय ने
अकेलेपन ने उन्हें उनकी गलतियों का एहसास करा दिया था। पति पत्नी में से अगर एक अपनी मर्जी से जीता है तो दूसरा दूसरे की मर्जी से ही जीता है। बोलो जानकी। साकेत ने जानकी को कंधों से पकड़कर धीरे से हिलाया। मैं अब तुम्हारे पास आ गया हूँ और अब लौट कर नहीं जाऊंगा, साकेत पूरे विश्वास और अधिकार के साथ बोले। लेकिन जानकी ने धीरे से उनके हाथ कंधों से अलग कर दिए। अब मुझसे न आया जाएगा। मेरे जीवन की धारा अब एक अलग मोड़ पर मुड़ चुकी है। कितनी बार जीवन में टूटूं, बिखरूं और फिर जुड़ूं, मुझ में अब ताकत नहीं बची। मैंने अपने जीवन को एक अलग सांचे में ढाल लिया है, जिसमें अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। मैं अब नहीं आ सकूंगी, मुझे माफ कर दो, कहकर जानकी दूसरे कमरे में चली गई। स्पष्ट संकेत था उनके लिए कि वे अब जा सकते हैं। साकेत भौचक्के के खड़े रह गए। पल भर में हुए अपनी उम्मीदों के टुकड़ों को बिखरते महसूस करते रहे। फिर अपना बैग उठाकर बाहर निकल गए, वापस जाने के लिए। बेटे के आने का भी इंतजार नहीं किया उन्होंने। जयपुर से वापसी का सफर बेहद बोझिल था। सब कुछ तो उन्होंने पहले ही खो दिया था। एक उम्मीद बची थी, आज वे उसे भी खोकर आ रहे थे। घर पहुंचे तो उन्हें अकेले और हताश देखकर रामू सब कुछ समझ गया। कुछ न पूछा, चुपचाप हाथ से बैग लेकर अंदर रखाया और किचन में चाय बनाने चला गया। उधर जयपुर में जानकी खिड़की के पर्दे के पीछे से थके कदमों से जाते हुए साकेत को देखती रही, जब तक कि वे आंखों से ओझल नहीं हो गए। दिल कर रहा था कि दौड़कर साकेत को रोक लूं, लेकिन कदम न बढ़ पा रहे थे। जो गुजर चुका था वो सब कुछ याद आ रहा था। साकेत चले गए, लेकिन जानकी के दिल का नासुर फिर से बहने लगा। रात देर तक बिस्तर पर करवटें बदलते हुए सोचती रही कि जिंदगी साकेत के साथ अगर बोझिल भरी थी तो उनके बिना भी क्या है। क्या एक दिन भी ऐसा गुजरा जब उसने साकेत को याद न किया हो। उसके साकेत से अलग होने के उसके निर्णय का दर्द बच्चों ने भी भुगता था। बच्चों ने भी तब कितना चाहा कि वे दोनों साथ ही रहें। अपने विवाह के बाद ही जाकर बच्चे चुप हुए थे, पर पता नहीं कैसी जिद भर गई थी उसके खुद के अंदर, और साकेत ने भी कभी आगे बढ़कर अपनी गलती मानने की कोशिश नहीं की। उन दोनों का सारा जीवन यूं वीरान सा गुजर गया। जो साकेत आज महसूस कर रहे हैं, काश यही बात तब समझ पाते तो उनकी जिंदगी की कहानी कुछ और ही होती। लेकिन अब जो तारे टूट चुके हैं, क्या फिर से जुड़ सकते हैं? और जुड़कर क्या उतने मजबूत हो सकते हैं? एक कोशिश साकेत ने की, एक कदम उन्होंने बढ़ाया, तो क्या एक कोशिश उसे भी करनी चाहिए? एक कदम उसे भी बढ़ाना चाहिए। कहीं आज निर्णय लेने में उससे कोई गलती न हो जाए। इसी उहापोह में करवटें बदलते हुए जानकी की सुबह हो गई। पूरी रात वह सोचती रही थी, फिर अनायास ही अपना बैग तैयार करने लगी। उसको तैयारी करते देखकर बेटे और बहू आश्चर्यचकित थे, पर उन्होंने कुछ न पूछना ही उचित समझा। मन ही मन सब समझ रहे थे, खुशी का अनुभव कर रहे थे। जानकी जब जाने को हुई तो बेटे ने साथ में जाने की पेशकश की, पर जानकी ने मना कर दिया। उधर उस दिन जब दोपहर को सोए साकेत की शाम को नींद खुली, तो वह शाम और दूसरी शाम की तरह ही थी। पर पता नहीं साकेत आज अपने अंदर हल्की सी तरंग क्यों महसूस कर रहे थे। तभी रामू चाय बनाकर ले आया। उन्होंने चाय का पहला घूंट भरा ही था कि डोरबेल बज उठी। देखना तो रामू, कौन आया है। अखबार वाला होगा साहब, पैसे लेने आया होगा, शाम को वही आता है, कहकर रामू बाहर चला गया। लेकिन पल भर में ही खुशी से उमंग से हाथ में बैग उठाए अंदर आ गया। साकेत आश्चर्य से उसे देखने लगे। कौन है, कौन आया है रामू, और यह बैग किसका है? बाहर आकर देखिए साहब, समझ लीजिए पूरे संसार की खुशियां चलकर आई हैं आज दरवाजे पर, कहकर रामू घर में कहीं गुम हो गया। वे जल्दी से बाहर गए। देखा, दरवाजे पर जानकी खड़ी थी। वे आश्चर्यचकित किम कर्तव्य विमूढ़ से उसे देखते रह गए। जानकी, तुम? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, मैं, वह मुस्कुराते हुए बोली। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? जानकी। खुशी के अतिरेक में उन्होंने आगे बढ़कर पत्नी को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो। बस अब कुछ मत कहो, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। जो कुछ हुआ वो सब भूल कर आई हूँ। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को गले लगाए ऐसे ही खड़े रहे। तभी पीछे कुछ आवाज सुनकर दोनों अलग हुए। मुड़कर देखा तो रामू फूलों के हार लिए खड़ा था।
साकेत और जानकी दोनों हंस पड़े। आज तो बहुत खुशी का दिन है साहब। हाँ रामू, क्यों नहीं। आज मैं तुम्हें किसी बात के लिए नहीं टोकूंगा, रोकूंगा भी नहीं, कहकर साकेत जानकी के बगल में खड़े हो गए और रामू ने उन दोनों को एक एक करके हाथ थमा दिए। दोनों आज खुशी का हर पल जी लेना चाहते थे। बहुत वक्त गंवा चुके थे, पर अब नहीं, बस अब और नहीं। रामू इस खुशी को साकेत के बच्चों तक भी पहुंचाना चाहता था, इसलिए वीडियो कॉल करके दोनों बच्चों को माता पिता को दिखाया। जानकी और साकेत एक दूसरे को जयमाला पहना रहे थे। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी जीवन साथी। मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या जानकी का घर से चले जाना सही था? क्या एक पुरुष को इस तरह से अपनी भावनाएं दबाकर जीते रहना सही है? उन्होंने कभी भी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की। ऐसा तो होता नहीं कि किसी पुरुष के मन में कोई भावनाएं न जागे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।